देखो, कल के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं, है ना। वर्ब की बारे में हमने पढ़ लिया था कि वर्ब क्या होती है, कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, किस किस तरीके से काम करती है, कौन से वर्ब के बाद में क्या आता है, ये तामझाम अपना हो गया था। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको देखना, ध्यान से समझना। इट इज मी हु हेल्प यू। इट हर्ट्स आई हु इज क्वाइट इमोशनल। चलिए, इन दोनों को ध्यान से देखो। दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला भी, ऊपर वाला गलत, नीचे वाला सही है। चलिए, बोलो। और कोई बच्चा है? चलो, मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो इट इज मी होम हेल्प यू। अब ये सही है कि गलत है? अब सही है। अब मेरी बात को सुनना समझना ध्यान से। ये जो तीनों सेंटेंस हैं, इन तीनों को अपने को ध्यान से समझना है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बताओगे? बोले सर, ये इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए, वर्ब कौन है? तीनों में ही मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये वर्ब होगी। ठीक है। इट इज। अब मुझे एक बात बताओ, हु हेल्प्ड यू? इट इज मी हु हेल्प्ड यू, यानी सब्जेक्ट कौन है? इट है ना। सब्जेक्ट इट है ना। अब ये मेन वर्ब है, लेकिन लिंकिंग वर्ब भी तो है। लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? है ना। मानते हो ना इस बात को कि सर ये लिंकिंग वर्ब है? अगर ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में तो कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट। कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये मी जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। मी जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट ही तो है। भाई, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों क्या बन सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। तो ये प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही तो है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? सब्जेक्ट का। ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? अगर ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी तो सब्जेक्ट ही होना चाहिए। भाई, अगर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये भी क्या होगा? सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये होना क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे अपन यहाँ? सब्जेक्टिव केस। अब ये क्या बन गया है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया है। इट इज आई हु हेल्प यू। नॉर्मल क्लासेज में अपन इसको डमी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं कि जब कभी भी इट डमी सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब आती है, तो आगे सब्जेक्टिव केस आता है। समझ गए ना मेरी बात को? चलिए, अब क्या समझ लिया हमने? ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब को किसकी जरूरत होती है? कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। ठीक है ना। और ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? सब्जेक्ट का। अगर ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी कौन होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। चलो, दूसरा। इसमें ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? इसमें ये सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट है। ये वर्ब है। ये वर्ब है। वर्ब कौन सी है? एक्शन वर्ब। वर्ब कौन सी है? एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब के बाद में कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। एक्शन वर्ब के बाद में तो कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ कौन आ जाएगा? आई की जगह मी। इट हर्ट्स मी हु इज क्वाइट इमोशनल। समझ गए मेरी बात को? चलिए, तीसरा। ये इसमें ये सब्जेक्ट है, इट। सब्जेक्ट है ना। ये इज लिंकिंग वर्ब है। इट इज मी
whom you helped you। अब सही है क्या सेंटेंस है? आई आएगा? आई आएगा क्या? बताओ भाई, कॉम्प्लीमेंट किसका है ये देख लो। क्या ये? भाई ये ऑब्वियस सी बात है, ये कॉम्प्लीमेंट बनना है। ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, इसमें कोई दोहरा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? किसका है? सब्जेक्ट का कैसे हो गया? इट इज मी whom हेल्प यू। हेल्प वर्ब है। हेल्प क्या है? वर्ब है ना। इट इज मी, वो मैं था जिसने तेरी मदद की, तो ये तो whom का कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये तो whom का है ना। ये तो whom का कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर ये whom का कॉम्प्लीमेंट है तो whom क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। ऐसे देखो कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, किसका कॉम्प्लीमेंट है? पहले मैं सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, इसमें whom को। इट इज मी, इट इज मी whom हेल्प यू, जिसने तुम्हारी मदद की। तो whom यहाँ क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है ना इस वर्ब का। भाई इस वर्ब का क्या बना हुआ है? ये सब्जेक्ट। और ये क्या है इस वर्ब का? ऑब्जेक्ट। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? लेकिन whom ऑब्जेक्टिव केस होता है कि नहीं होता है? रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं ना हु और whom को। हु तो कैसा यूज होता है? जब अपने को सब्जेक्ट की जरूरत होती है। और whom कब यूज होता है? जब अपने को ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब whom तो कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इट इज मी whom यू, जिसने तेरी मदद की थी, तो जिसने और मी एक ही तो है। भाई जिसने और वो मैं हूं जिसने तेरी मदद की थी, तो जिसने कौन है? जो मदद करने वाला है? इट इज मी whom हेल्प यू। देखो मेरी बात को समझना। अभी मैं थोड़ी देर बाद में एक सेंटेंस लिखूंगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो हेल्प है ये वर्ब है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब को किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही भी है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में इस बात को प्रूव करूंगा कि कई बार दो सेंटेंस में whom भी यूज होता है। अब अगर मैं यहाँ हु कर देता, क्या कर देता? हु कर देता, फिर यहाँ कौन आता? इट इज आई हु हेल्प यू, वो मैं था जिसने तेरी मदद की थी। ऊपर वाले में इसमें फिर फर्क नजर नहीं आएगा अपने को। इट इज मी whom, इट इज मी whom हेल्प यू। नहीं सही है। आई आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आई आएगा तो अपन तो लिख ही नहीं सकते ना, प्रोनाउन को खाने के लिए तो रिलेटिव प्रोनाउन आता है। अभी लिखो एक बार, मैं इसके जैसा एक सेंटेंस और लिखूंगा, वो उसमें समझ आएगा। या ऐसा कर लो, इसको ऐसे लिख लो, whom सब्जेक्ट को पहले लिख दो, इसको सब्जेक्ट बना दो whom यू हेल्प। नहीं तो पहले वाले में इसमें कोई नजर नहीं आएगा फिर फर्क। whom यू हेल्प। अब देखो इट इज मी, ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई।
हो गया। अब सुनना आगे। इट वॉज हर दैट blamed the man. It was she that the man blamed. चलिए बताइए, दोनों सही हैं या गलत है? गलत है दोनों। कैसे सही करोगे? हैं? ऊपर वाले में देखो, सुनना समझना। इट सब्जेक्ट हो गया, वॉज लिंकिंग वर्ब हो गई। ये लिंकिंग वर्ब है तो ये पक्का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये पक्का क्या है? इतनी बात अपने को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? मुद्दा ये, इट वॉज हर दैट ब्लेम द मैन, दैट ब्लेम द, जिसने उसको क्या किया था, आदमी को ब्लेम किया था। इट वॉज हर दैट ब्लेम द मैन, इसका मतलब यहाँ ये जो दैट है वो सब्जेक्टिव केस है। भाई हु और हुम में अपने को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हु के बारे में अपने को डायरेक्ट मालूम है कि ये किसके लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए। होम किसके लिए? ऑब्जेक्टिव केस के लिए। लेकिन दैट और विच में दिक्कत हो जाती है। दैट और, क्योंकि इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है? दैट ही होता है। विच का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अब अपने को इसको अपन याद नहीं कर सकते, इसको अपने को समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? बोले सर इट वॉज हैर, ये वर्ब है, ये आगे वाला वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? दैट। इसका मतलब ये दैट सब्जेक्टिव केस है। दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैर को। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो ये भी किस में होना चाहिए फिर? क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट है ना सब्जेक्ट का, तो ये भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। इट सब्जेक्ट हो गया, ये वॉज लिंकिंग वर्ब हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया? अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, दैट द मैन ये वर्ब है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये कौन है इस वर्ब का? ऑब्जेक्ट। तो इसका भी फिर कौन होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? समझ गए? लिख लीजिए। तो अब याद ऐसे नहीं रटना है कि इट के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब और बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, दोनों आ सकते हैं। लिख लिया? खराब ही है क्यों? लिखो लिखो।
पर दियो माथन पूर्ण। देखो, हो गया क्या? हो गया। अब देखो, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। ही ट्राइड टू specify the quarreling parties by counseling them। इस सेंटेंस में तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें इसमें वर्ब पहचाननी है, कितनी वर्ब है बताइए। बताइए कितनी वर्ब है इस सेंटेंस में टोटल। कितनी? तीन। कौन कौन सी? कौन कौन सी है? ये वर्ब है। चलिए और है? और अच्छा जी, ये नहीं है क्या वर्ब? अच्छा जी, ये और ये चारों वर्ब है। इस सेंटेंस में टोटल कितनी वर्ब है? चार वर्ब है। तुमने क्या दिमाग ज्यादा लगा रहे हो? एक वर्ब, ये दो वर्ब, ये तीसरी वर्ब और ये चौथी वर्ब। तुम्हारा क्या माथा चलने लग गया ज्यादा? अच्छी बात है। अब इसके अंदर ये जो वर्ब्स हैं, ये ट्राइड मेन वर्ब है। ये ट्राइड कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। चलिए, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? एक ऐसी वर्ब जिसका टेंस का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो तो मेन वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आपको फ्यूचर बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? ही विल ट्राई टू पेसिफाई, ऐसे तो बोलोगे। मगर आपको कहूं कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाना है, तो आप क्या करोगे? ही ट्राइज टू पेसिफाई। यानी जो भी टेंस चेंज करोगे वो किम बदलेगा, आगे टू पेसिफाई सेम डिटो, सब में सेम ऐसा कैसा रहना है। इसका मतलब इसका कोई टेंस पे इफेक्ट, टेंस पे इफेक्ट किसका है? इसका। तो ये फाइनाइट वर्ब और ये नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए, अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही ट्राइड टू पेसिफाई द क्वारलिंग पार्टीज। ही ट्राई टू पेसिफाई, किसको करने की कोशिश कर रहा है वो? द क्वारलिंग पार्टीज। ये भी वर्ब है जो क्या है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो किसकी फॉर्म में है? जीरन। जो किसकी फॉर्म में है? जीरंड है। समझ गया मेरी बात को? पार्टीज, क्वारलिंग, सॉरी गलत कर दिया। पार्टी होगा इसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन रहा है यहाँ? एडजेक्टिव। क्या बन रहा है ये? पार्टी नाउन हो गया। ठीक है। ये बाई आपको मालूम है प्रीपोजिशन है। ये बाई क्या है? प्रीपोजिशन। और ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है आईएनजी की फॉर्म में, तो इसका नाम क्या हो गया? जेरंड हो गया। का नाम क्या हो गया? जेरंड हो गया। समझ गया मेरी बात? अकेला ये जो सब्जेक्ट है, एक बार कार्ड निकाल लो भाई। ये तो वो है ले मैडम, सारे बैचों के मिक्स हैं इसमें तो। 7 से 8 वाली एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ कर लो। हाँ हाँ सही है।
चलो एक मैडम कर रहे हैं, इतने देर सामने देखते रहो आप। देखो, ये मेन वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ये एडजेक्टिव बन गया। नाउन के पार्टी के बारे में बातचीत करेंगे तो ये क्या है? नाउन है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या है? डिटर्मिनर है। समझ गए मेरी बात को? ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है। लाया करो भाई, लाया करो, बैग में रखा करो। नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अरे ले आया करो भाई, नियमों को फॉलो करना पड़ता है हमें तो। चलिए, ये क्या हो गया आपका? डिटर्मिनर हो गया। समझ गए बात को? ये नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का क्या बन गया? बाई का ऑब्जेक्ट बन गया, और देम काउंसलिंग क्या की? काउंसलिंग, तो ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया प्रीपोजिशन का। ओ सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और देम। हाँ। अब मुद्दा ये है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ये कौन है? इसका प्रेडिकेट कौन है? ही ट्राई टू पेसिफाई द क्वारलिंग पार्टीज बाई काउंसलिंग। ये पूरा क्या है इसका? प्रेडिकेट। समझ गए मेरी बात को? और इस प्रेडिकेट को हमने क्या कर लिया? पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। सब्जेक्ट को भी कर लिया कि कौन क्या किसका काम कर रहा है। समझ गए मेरी बात? अब मुद्दा ये है कि हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ ली अभी तक, जो पढ़ रहे थे वो तो क्या थी? फाइनाइट वर्ब। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? कितने तरीके की होती है भाई? तीन तरीके की होती है। देखो, वर्ब एडवांस नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है, वैसे हम लोगों ने बना दिया है। हम कॉम्पिटिटर जो होते हैं या कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे या जो अध्यापक होते हैं, वो चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से समझा सके। इसलिए हमने एक टॉपिक बना दिया, वर्ब एडवांस। और वो वर्ब एडवांस क्या होता है? वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही होती हैं। समझ ना मेरी बात को? वर्ब एडवांस टॉपिक क्या है? बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही होती हैं। ये तीन तरीके की होती हैं। एक तो पार्टिसिपल होता है। कौन होता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कौन होता है? कौन होता है? जैसे ये लिख रखा मैंने, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सॉरी, इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव। दूसरा जो है वो जीरंड होता है। क्या होता है? जीरंड कौन होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। या तो इसी की एक फॉर्म और होती है, जीरंड की होती है वो फॉर्म भी, लेकिन हम उसको नाम दे देते हैं। भाई पार्टिसिपल तो एक अलग चीज है ही है। एक देखो, हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से पढ़ते हैं। तो एक पार्टिसिपल भी होता है। कौन होता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरा आपका पास्ट पार्टिसिपल, जो कौन होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक तीसरा इसी का फॉर्मेट है वो, उसका नाम क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको आप क्या लिखते हो? हैविंग प्लस वर्ब की। हाँ, एक बार लिख लो इतना। ऐसे अगर अपन ने आदत डाल ली ना चीज़ों को अलग करने की, तो इंग्लिश आ गई अपने को, ये मान लो। मैं अपने जो सुबह के बैच हैं उसमें भी ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ा नहीं सकता, उसमें उसमें बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। करने की कोशिश भी करें तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कुछ हद तक। सही है ना ये तरीका वैसे इंग्लिश पढ़ने का? इससे बेस्ट तरीका नहीं है इंग्लिश को पढ़ने का।
लेकिन क्या करें, ये सबके लिए नहीं हो सकता। चलो आज तो टाइम भी हो गया। अब अपन कल जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव के बारे में जानेंगे, जेरेंट के बारे में जानेंगे, जेरेंट क्या काम करता है, पार्टिसिपल क्या काम करता है, इन तीनों के बारे में। जो तुम 15 दिन की क्लास में पढ़ते हो वो 1 घंटे की क्लास में पढ़ लोगे।